अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं जुनेजो आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। और रिप्रोडक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मेल में जो लास्ट डिस्कस की थी हमने वो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस डिस्कस की थी कि जो टेस्टिस है इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, किस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की थी हमारी लास्ट वीडियो में। तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे वाले कौन से पार्ट हैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में। तो सबसे पहले यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये जो आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इन्हें हमने कहा था कि ये हैं वास इफ्रेंस और हमने इसे कहा था वासा इफ्रेंशिया। तो इन ट्यूब्स को हमने कहा था वासा, ये वाली जो ट्यूब है इन्हें हमने कहा था वास इफ्रेंस या इसे हमने कहा था वासा रेफरेंशिया। ये पिछली वीडियो में है, यहाँ से हम अब कंटिन्यू करेंगे आगे। और इसे हमने रेटे टेस्टिस कहा था और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इस तरह की ये पूरी एनाटॉमी हमने डिस्कस की थी। तो आगे जो है यहाँ से आगे का कौन सा पार्ट है, तो यहाँ से आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पर ये मैं इसको बनाता चलूँ तो एक टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की। तो अब ये एक टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इतनी एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये इस तरह से कॉम्पैक्ट होती है कि ये जो है हमें शेप जो नज़र आता है वो हमें इस तरह का शेप नज़र आ रहा होता है। यानी कि अगर हम इसको एक मेम्ब्रेन में बंद करें तो हमें यूँ लग रहा होता है कि ये एक मेम्ब्रेन है। तो अब इस तरह का जो है ये हमें एक शेप नज़र आ रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ये कोई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ एक क्वाइल्ड ट्यूब होती है जो कि इस तरह से बंद होती है। तो इस तरह का हमें शेप नज़र आ रहा होता है। ये एक कंटिन्यूस ट्यूब होती है जो यहाँ से वासा एफरेंशिया या वास एफरेंस से स्टार्ट होती है और ये क्वाइल्ड ट्यूब होती है। तो इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ये जो क्वाइल्ड ट्यूब जो यहाँ पर बनी हुई है इस ट्यूब को हम कहते हैं एपिडाइडिमस। तो ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं एपिडाइडिमस। इस ट्यूब को हम कहते हैं एपिडाइडिमस। और ये एपिडाइडिमस ट्यूब जो ये तकरीबन 6 से 7 मीटर की होती है, यानी कि अबाउट 6 to 7 मीटर। तो 6 to 7 मीटर जो है वो इतनी लंबी एक ट्यूब है जो कि क्वाइल्ड कॉम्पैक्ट होती है और इतने से एक पोर्शन में जो टेस्टिस के साथ वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्पर्म जो है वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद वो जाते हैं कहाँ पर, यानी कि यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, बन रहे होते हैं, कौन से सेल में बन रहे होते हैं ये भी हमने देखा था। और वहाँ से बनने के बाद ये स्पर्म जो है वो फाइनली कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं इस ट्यूब में जिसे हम एपिडाइडिमस कह रहे हैं। अब ये जो एपिडाइडिमस ट्यूब है इसके 3 पार्ट हैं, यानी कि इसके ट्यूब को डिवाइड किया गया है 3 पोर्शन में, इसको लेबल किया गया है। एक ये ऊपर वाला पार्ट 1 जिसे कहा जाता है हेड पार्ट, और दूसरा सेंटर वाला पार्ट 2 जिसे कहा जाता है बॉडी, और तीसरा नीचे वाला जिस 3rd पार्ट जिसे कहा जाता है टेल। तो जो एपिडाइडिमस है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। यानी कि ये एक ही ट्यूब है, कोई इसमें वो इस तरह के कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही ट्यूब है, कंटिन्यूस ट्यूब है जो जा रही है। लेकिन इसमें 3 रीजन्स हैं, कौन कौन से, एक हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा टेल। और ये जो हेड है इससे हम दूसरा नेम देते हैं कैपुट का, कैपुट। लैटिन लैंग्वेज से ये टर्म लिए गए इनके हवाले से। तो हेड कैपुट, हेड को हम कैपुट कहते हैं और बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस, कैपिट, कॉर्पस एंड कॉडा। और जो टेल होती है इसे हम कहते हैं कॉडा, कॉडा। तो ये जो 3
स्ट्रम है ये हम यूज़ करते हैं एपिडाइडिमस में। तो एपिडाइडिमस एक लॉन्ग ट्यूब है, अबाउट 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब है, जिसमें जो हेड होता है उसे हम कैपुट कहते हैं, जो बॉडी होती है उसे हम कॉर्पस कहते हैं, और जो टेल होता है इसे हम कॉर्डा कहते हैं। तो ये 3 पार्ट आते हैं एपिडाइडिमस ट्यूब में, जो 6 से 7 मीटर की होती है। तो मतलब स्पर्म इसमें से गुजरता है। तो इसमें से गुजरता है तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि यहाँ से गुजरता है तो इसको सबसे पहले यहाँ पर टाइम कितना लगता है और यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो नंबर 1 अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हासिल करता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी कि फिजियोलॉजिकली स्पर्म्स जो मैच्योर होते हैं वो इस ट्यूब में होते हैं। यहाँ पर मैच्योर होने के बाद अब वो स्पर्म जाकर एग को फर्टाइल कर सकते हैं। तो ये वो रीजन है, ये वो पार्ट है जहाँ पर स्पर्म्स की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी किसकी हो रही है? स्पर्म्स की हो रही है। तो जो स्पर्म्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो रही है। और दूसरा, इसमें टाइम कितना लगता है, मतलब यहाँ पर स्पर्म्स को कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है। यानी कि कुछ बुक्स और कुछ जगह पर यह है कि 18 to 24 हार्स, 18 से 24 घंटे लगते हैं किसको? स्पर्म को इस जगह पर, यहाँ पर। और कुछ बुक्स जो है वो लिखती हैं कि यहाँ पर स्पर्म को फ्यू वीक्स लगते हैं, फ्यू वीक्स लगते हैं स्पर्म को यहाँ पर, इसके स्टोरेज को यहाँ पर फ्यू वीक्स लगते हैं। और कुछ जो है वो लिखते हैं कि 14 डेज लगते हैं। तो यानी कि इसके स्टोरेज के हिसाब से अलग अलग नॉलेज है हमारे पास। तो अब हमारे सिलेबस पे, हमारे बुक्स पे डिपेंड करता है कि कौन से हमारे पास बुक हैं, तो वहाँ से हम देखेंगे और जो कैलकुलेशन हमें वहाँ पर मिलेगी तो हमें जो है वो उसको फॉलो करना है। तो अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पर अब ये है कि यहाँ पर हमने जो टॉपिक कवर किया है वो सिर्फ हमने एपिडाइडिमस को कवर किया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एपिडाइडिमस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है जो अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, कैपुट, बॉडी, कॉर्पस एंड टेल, कॉर्डा। 3 इसके पार्ट होते हैं जहाँ पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मिलती है स्पर्म को और जहाँ पर वो उनका स्टोरेज होता है फॉर अ टाइम। तो उसके बाद यहाँ से अब आगे का जो है वो पाथवे हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, जिसमें देखेंगे स्पर्म फिर कहाँ से गुजर कर जाते हैं और कहाँ कहाँ पर वो पहुँचते हैं। थैंक यू।